आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो बहुत प्रकार के काम राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला जो काम किया जाता है, लोगों को एकजुट करना, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो मैंने आपको अंतर समझाया था एक राजनीतिक दल और एक हित समूह में एंड प्रेशर ग्रुप में। हित समूह क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर हित को पूरा करने के लिए किसी संगठन के साथ जुड़ता है तो उसको हित समूह बोलते हैं। और वहीं हित समूह जब राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर प्रेशर डालता है कि मेरी ये वाली डिमांड मानी जाए तो उसको दबाव समूह कहा जाता है। अब जो हित समूह और जो दबाव समूह होते हैं, जो हित समूह और दबाव समूह होते हैं वह चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। तो देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन सोसाइटी। बहुत सारे दल होते हैं किसी समाज के अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। तो एक व्यक्ति बहुत प्रकार के संगठनों का सदस्य होता है और उन विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी अपनी मांगें करी जाती हैं। इन विभिन्न समूहों को एकजुट करने का काम राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किया जाता है किसी संगठन के द्वारा, किसी हित समूह के द्वारा, किसी दबाव समूह के द्वारा। कि किसी धार्मिक समूह ने यह दावा कर दिया कि यहाँ पर कोई मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, जब किसी भी प्रकार का रिलीजियस टेम्पल बनना चाहिए वहाँ पर, तो किसी धार्मिक समूह के द्वारा ये दावा किया जाता है। तो उसी दौरान वो उसकी एक डिमांड बन जाती है। ठीक है। विभिन्न समूहों के द्वारा अपनी इच्छाएं प्रकट करी जाती है। इसको मैं बड़े डिटेल से बता चुका हूँ आपको कि एक व्यक्ति जब किसी गांव के अंदर अपने गांव के भले के लिए किसी प्रकार का कोई संगठन बनाता है तो उसको बोला जाएगा कि वह समाज के लिए है। वहीं सेम व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है तो वह धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। तो व्यक्ति एक जगह पे समाज का सदस्य था, एक जगह पे धर्म का सदस्य बन जाता है। फिर वहीं व्यक्ति स्कूल को आ जाता है, कॉलेज में आ जाता है तो वह व्यक्ति स्कूल का सदस्य बन जाता है। अब एक व्यक्ति के बहुत सारे हित हैं, उसका सामाजिक हित है, उसका धार्मिक हित है, उसका शैक्षणिक हित है। देयर आर मल्टीपल इंटरेस्ट्स। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। जिन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये अपने हित प्रस्तुत किए जाते हैं उसको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहा जाता है। हित अभिव्यक्तिकरण, यानी कि संगठनों के द्वारा अपने अपने हित व्यक्त किए जाते हैं। अब जितने प्रकार के जो हित होते हैं यह किसी राजनीतिक दल के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि एक राजनीतिक दल को धर्म के लोगों से भी वोट चाहिए, एक राजनीतिक दल को गांव के लोगों को से भी वोट चाहिए, एक राजनीतिक दल को स्टूडेंट से भी वोट चाहिए। इसलिए राजनीतिक दल सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास आएगा कि बताइए आपकी डिमांड क्या है। स्टूडेंट्स बताएंगे कि हमारी बिल्डिंग बन रही है, उसको बना दो। वो बोलेगा बन जाएगी। आपका इंटरेस्ट उसने ले लिया, आपने अभिव्यक्त किया, उसने ले लिया। फिर वही व्यक्ति आपके गांव के अंदर गया और उसने पूछा कि आपकी डिमांड्स क्या है, तो लोगों ने अपनी डिमांड्स बताए, उसने बोला वो भी हो जाएगा। इकट्ठा कर रहा है ना। तो राजनीतिक दल समाज के विभिन्न समूहों को एकजुट करते हैं। बहुत सारे जो संगठन होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको इकट्ठा करते हैं। बहुत से संगठनों को इकट्ठा करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके साथ जो इंटरेस्ट एसोसिएटेड हैं, उनके साथ जो हित जुड़े हुए हैं, उनकी पूर्ति करना। तो किसी राजनीतिक दल के द्वारा विभिन्न समूहों को एकजुट किया जाता है और उनके हितों को एकजुट किया जाता है। इसी के साथ उनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को सरल बना दिया जाता है। सरल कैसे बना दिया जाता है कि बहुत सारे संगठन अपनी अपनी डिमांड्स कर रहे हैं और उन्होंने किसी राजनीतिक दल को ये डिमांड्स दे दी है। अब राजनीतिक दल बोल रहा है कि किसानों के लिए भी मैं कर दूंगा, मज़दूरों के लिए भी मैं कर दूंगा, महिलाओं के लिए भी हो जाएगा, बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो अलग अलग से डिमांड्स करी गई है। तो अब ये राजनीतिक दल ही सारी जिम्मेदारी लेगा। तो ये प्रक्रिया को आसान बनाता है और स्थिर बनाता है। विभिन्न हित समूहों को एक साथ लाते हैं राजनीतिक दल। जैसे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसकी एक स्टूडेंट विंग होगी, इसकी एक फार्मर की विंग होगी। विंग का मतलब इसका एक उप संगठन होगा, फार्मर्स का होगा, मज़दूरों का होगा, महिलाओं का होगा, बच्चों का होगा।
इसी प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे राजनीतिक दल को आप एक पेड़ की तरह कह सकते हैं जिसकी बहुत सारी उप शाखाएँ होती हैं या शाखाएँ होती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि स्टूडेंट विंग है, एक यूथ विंग है, तो हर पार्टी में ऐसा होता है। तो जितनी भी जो विंग्स बनाई जाती है, ये शाखाएं बनाई जाती हैं, उप शाखाएं बनाई जाती हैं, इसका मकसद क्या है कि राजनीतिक दल इन सभी के वोट लेना चाहता है, और यदि वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इन सभी के हितों को भी पूरा करना पड़ेगा। तो कोई राजनीतिक दल सभी हित समूहों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों को भी एकजुट किया जाता है और उनकी समस्याओं का हल किया जाता है। तो चाहे कोई व्यक्ति विभिन्न बैकग्राउंड से हो, विभिन्न प्रकार के लोग हो, उन सभी के हितों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है राजनीतिक दल के द्वारा। किसी जाति के आधार पर भी राजनीतिक दल के द्वारा कोई एससी मोर्चा, कोई एसटी मोर्चा, कोई ओबीसी मोर्चा देखते होंगे आप, सुनते होंगे, या कोई अल्पसंख्यक मोर्चा हर पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उन सभी के जो वोट्स हैं वह उनके द्वारा गैदर किए जाएं, उनसे हासिल किए जाएं। तो अमेरिका का एग्जाम्पल यहाँ पर यूजुअली दिया जा रहा है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वह दक्षिण के रूढ़िवादी और उत्तर के उदारवादियों को एकजुट करने का प्रयास करती है। तो क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि अमेरिका में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके द्वारा उत्तर के जो उदारवादी है, अमेरिका के उत्तर वाले हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से में जो उदारवादी रहते हैं, उनके हित और दक्षिण के जो रूढ़िवादी हैं उनके हितों को आपस में जोड़ने का प्रयास करती है वो पार्टी। सिंपल सी इंडिकेशन ये है कि कभी कभार कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनकी आपस में नहीं बनती, तो उनको भी एक साथ लाने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, यूरोप की एक कंट्री है जर्मनी। यहाँ पर जितने भी जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को साथ में लाने का प्रयास किया जाता है। अब ये कैथोलिक क्या है और प्रोटेस्टेंट क्या है? तो ईसाई धर्म के बारे में हमने सुना होगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में हमने सुना होगा। तो क्रिश्चियनिटी को पुराने समय से जो फॉलो करते आ रहे हैं उनको कैथोलिक बोला जाता है। और 17वीं या 16वीं सदी में जब रिलीजियस रिफॉर्म्स वहाँ पे लाए जाते हैं, लोगों के द्वारा इस कैथोलिक धर्म के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है और एक सेकुलरिज्म की तरफ जब लोगों का झुकाव चला जाता है तो एक नए प्रकार की क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है जिसको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म में एक विभाजन हो गया था। पुराने वाले एस्पेक्ट को मानने वाले लोगों को कैथोलिक बोला जाता है और जो नए एस्पेक्ट को क्रिश्चियनिटी के मानते हैं उनको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। तो यूरोप के लगभग हर देश में इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक पाए जाते हैं, इनके बीच मतभेद होता है। आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट है। और जर्मनी के अंदर जितनी भी जो पार्टीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि इन दोनों को एक साथ लाया जाए, क्योंकि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स को नहीं मानते, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक को नहीं मानते। तो राजनीतिक दल क्या है? विभिन्न प्रकार के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों के जो हितों को एक जगह पर लाने का प्रयास करते हैं। सत्ता, संघर्ष और व्यवस्था को बनाना, स्ट्रगलिंग फॉर पावर एंड इस्टेब्लिशिंग ऑर्डर। तो राजनीतिक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। तो राजनीतिक दलों को बाकी संगठनों से इसलिए भी अलग माना जाता है क्योंकि सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष केवल राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। कोई संगठन नहीं करता, कोई हित समूह नहीं करता, कोई दबाव समूह नहीं करता। जब दबाव समूह कोई राजनीतिक दल बना लेता है या चुनाव लड़ने की घोषणा कर देता है, दैट मीन्स कि वह अब एक दबाव समूह नहीं है, एक हित समूह नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल बन चुका है। जैसे कभी कभार ये भी कहा जाता है कि जो दबाव समूह होता है और राजनीतिक पार्टी है उसकी जो लाइन होती है वो काफ़ी धुंधली होती है। इसका एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है महाराष्ट्र के बारे में। जब महाराष्ट्र में वहाँ की जो शिवसेना थी उसके द्वारा सामाजिक सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया था और बाद में चुनाव लड़ा गया, ठीक है। तो जब तक वो सामाजिक सुधार लाने का प्रयास कर रही थी तब तक तो वो एक संगठन था, परंतु जैसे ही उसने चुनाव लड़ा तो वहाँ एक राजनीतिक दल बन जाता है। इसी के साथ पंजाब में एक वारिस पंजाब के नाम का आपने एक संगठन सुना होगा। उनकी एक कोशिश ये थी कि वह रिफॉर्म्स लाएंगे, सुधार लाएंगे समाज के अंदर और लोगों को बोलेंगे कि वह उसी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करें जैसा कि किसी सैक्रेड बुक में, उनकी सैक्रेड बुक में बताया गया है। तो शुरू में उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो बताया वो यही बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो चुनाव लड़ना नहीं है। अब कल को वही वारिस पंजाब
के नाम से संगठन बना के अगर चुनाव लड़ लेते हैं तो क्या होता है, तो वह एक राजनीतिक दल बन जाता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, उस संगठन को बैन करने की ही बातें चल पड़ी, पर उसके जो एक समर्थक थे, मुख्य रूप से जो समर्थक थे, जो उसके लीडर थे, वो जेल में थे और उनके द्वारा चुनाव जरूर लड़ा गया। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये राजनीतिक दल बन गया है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक दबाव समूह की, किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप की अपनी एक एम्बिशन हो सकती है चुनाव लड़ने की। तो जब वह उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए उस संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ता है तो उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। तो राजनीतिक दलों के द्वारा सत्ता के लिए संघर्ष किया जाता है, और जब वह सत्ता को हासिल कर लेते हैं कोई राजनीतिक दल, तो व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया जाता है। सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, चाहे जितने भी वर्ष बाद चुनाव होते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव 4 वर्ष बाद होते हैं, जिसको लीप ईयर आप बोलते हैं। जिस साल फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, उसी वक्त उस साल तक वहाँ पर लगभग 4 साल के हिसाब से चलता है। जैसे 2020 में हुए थे तो 2024 में अब चुनाव हो रहे हैं। 2025 जनवरी 2025 तक वहाँ का राष्ट्रपति बैठ जाएगा अपनी सीट पे, नया राष्ट्रपति। तो एक निश्चित समय के लिए चुनाव होते हैं, और इसी चुनाव को जीतने के बाद किसी पार्टी को सत्ता मिलती है और वह सरकार में बैठती है, और इस संघर्ष के बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वह चुनाव विजेता घोषित हो जाती है, और उसके बाद वह अपनी सरकार बना लेती है। और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वह व्यवस्था को बनाए। जैसे हिमाचल में कोई सरकार बन जाती है तो कैसे बनी, कांग्रेस और बीजेपी की आपस में चुनावों के दौरान एक संघर्ष हुआ। यह संघर्ष क्या था? सत्ता के लिए संघर्ष था। और जैसे ही वो सत्ता में आ गए तो अब जिम्मेदारी मिल गई जिसकी सरकार बनी थी कि अब आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अब सारी की सारी पावर्स हम आपको देते हैं। तो भारत में जैसे भाजपा एंड कांग्रेस दल के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए संघर्ष चलता है, सत्ता के लिए संघर्ष चलता है। भारत में भाजपा और कांग्रेस जैसे दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अमेरिका में 2 दल हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। वहाँ पर भी सत्ता के लिए संघर्ष चलता है। तो जेम्स ब्राइस का कल एग्जाम्पल दे रहा था, उन्होंने बोला था कि अमेरिका के 2 दल ऐसे दल हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि एक ही प्रकार की शराब 2 बोतलों में डाली गई है, पर उसका लेवल चेंज कर दिया गया है, लेवल उसका चेंज कर दिया गया है, उसके ऊपर जो टैगिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर विचारधारा के लिए कोई संघर्ष ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर नीतियों के लिए संघर्ष है। तो आज के टाइम में यदि आप देखें तो किसके बीच संघर्ष चल रहा है सत्ता के लिए? रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो माँ थी वो इंडिया से थी, आई थिंक साउथ की किसी स्टेट से थी, एंड उसके फादर जो थे वो जमाइका से थे। तो इंडियन ओरिजिन भी ट्रेस किया जाता है उनका। और अगर कमला हैरिस इस बार वहाँ की राष्ट्रपति बनती है तो वो पहली महिला राष्ट्रपति होगी अमेरिका की। अमेरिका में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं रही है। इससे पहले हिलेरी क्लिंटन को बनाने का प्रयास किया जा रहा था, पर वो प्रयास सफल नहीं हुआ। अगर ये जीत जाती है तो शायद ये अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कहलाएंगी। तो आज के टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये पाया गया कि जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसका ग्राफ काफ़ी गिर गया, और ये भी उनके ऊपर थोड़े से उनको डिग्रेड करने का प्रयास किया गया कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा राजनीतिक दल और क्या काम करती है? सरकार और जनता के बीच एक कड़ी बनाना, एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो सरकार बन गई, मंत्री बैठे शिमला में, एमएलए बैठे अपने घरों में। अब लोग किसको पूछेंगे? सरकार बन गई, मंत्री बैठे दिल्ली में और एमपीज बैठे अपने घरों में, प्रधानमंत्री बैठा प्रधानमंत्री कार्यालय में। लोगों से वोट मांगने कौन आया था? वो कैंडिडेट आए थे, बट कैंडिडेट के जिसको आप कार्यकर्ता कहते हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए जो वर्कर होते हैं,
उनके द्वारा सारी की सारी अरेंजमेंट्स करी जाती है। जैसे कि आपके गांव में भी अगर कोई रैली होती है, आपके गांव में कोई सभा होती है, तो वहाँ पर भी आप 2-4 व्यक्ति ऐसे पाएंगे कि जिनके द्वारा सारी की सारी अरेंजमेंट करी जा रही है। वो व्यक्ति टेंट भी मंगा देंगे, कुर्सियाँ भी मंगा देंगे, घर से अपनी दरियाँ भी ले आएंगे और फिर लोगों को बिठाएंगे भी। हो सकता है कि वो चाय भी पिला दें अपनी तरफ से कि हमारी। तो आप पाएंगे कि अगर किसी एक ए पार्टी का कोई प्रतिनिधि आ रहा है तो फिर ए पार्टी वाले उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, बी पार्टी का आएगा तो बी वाले करेंगे अरेंजमेंट। अब कल को सरकार बन चुकी है, मंत्री बन चुके हैं, लोग किसका गला पकड़ेंगे? उस वर्कर का पकड़ेंगे कि तू ही बना हुआ था उस टाइम। तो इस तरीके से जो राजनीतिक दल है वह सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का भी काम करती है। किसके माध्यम से? अपने वर्कर्स के माध्यम से। सरकार बन चुकी है, अब जो कोई मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, बेशक वो उस पार्टी से चुन के आया है, पर ये नहीं कह सकते कि वह केवल उसी पार्टी का मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है। इसलिए अब उसको ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा पार्टी के थोड़ा सा अलग हट के वो डिसीजन ले रहा हो, तो लोग फिर से पार्टी के वर्कर्स को पकड़ेंगे और फिर उस तक वो डिमांड जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जनता और सरकार के बीच की जो कड़ी होती है वह राजनीतिक दल होता है। इसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में है उसी के वर्कर्स को पकड़ा जाता है। जो पार्टी ओपोजिशन में है वह भी विरोध करती है, उसके कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और सरकार के खिलाफ विरोध करवा देते हैं। तो लीडर तो कुछ ही होते हैं, वहाँ के पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता है वह लोगों को बोलेंगे कि हम इस डिमांड के लिए रैली करने वाले हैं, आप इकट्ठे हो जाओ। लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। ये भी किसने किया? ये भी एक राजनीतिक दल के द्वारा ही किया गया है। जैसे यदि आप 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था 2011 के अंदर, तो उसमें भी आप पाएंगे कि मुख्य रूप से उसकी तैयारी किसके द्वारा करी गई थी? राजनीतिक दलों के द्वारा ही करी गई थी उसकी तैयारी। तो देश के अंदर जितनी भी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सांप्रदायिक हैं, चाहे वह जाति के आधार पर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें लिंक निकल के आ जाता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि चाहे सरकार का फेवर करना हो, चाहे सरकार का विरोध करना हो, जनता और सरकार के बीच की कड़ी अक्सर हमें राजनीतिक दल ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे मतदाताओं को संगठित करते हैं और उन्हें मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये राजनीतिक दल भी करते हैं कि आप अपना वोट बनाओ, फिर आप वोटिंग कीजिए, ठीक है। कोई ए बी सी या डी, मान लीजिए कोई भी राजनीतिक संगठन आपके पास आया और आपको बोला कि आप अपना वोट बनाओ, आपको वोट करना है। हालांकि डेमोक्रेसी में हर नागरिक के पास अपना वोटिंग राइट है, तो उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। पर राजनीतिक दलों के कभी कभार एक छिपे हुए इंटरेस्ट होते हैं कि जब आपको वो बोल रहे हैं कि वोट बनाओ, तो वो अपना आपका वोट बनाने के माध्यम से ये चाहेंगे कि उन्होंने आपकी हेल्प वोट बनाने में करी है तो आप उन्हीं को वोट डालें। तो जाने अनजाने में देखो ये कोशिश करी गई किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने लिए वोट हासिल करने के लिए, पर जाने अनजाने में राजनीतिक दल ने लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे मान लीजिए कि कोई फेमस लीडर आपके गांव के अंदर आया और उसने आपको संबोधित किया और कहा कि आप वोट चाहे जिस मर्जी को डालो बट वोट जरूर डालें, है ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। अमेरिका में जैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वह बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाती है और युवाओं को मतदान देने के लिए प्रेरित करती है। इंडिया का भी ऐसा ही है, बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसा करते हैं कि लोगों को एटलीस्ट वोट देना चाहिए। तो इस तरीके से लोगों को राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वोट डालना है। इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि जब सरकारें कुछ गलत काम कर रही हैं तो उसका विरोध भी किया जा रहा है। कोई रैली निकाल रहा है, कोई धरना दे रहा है, कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही सरकार का विरोध कर रहा है, सो दैट इज़ आल्सो काउंटेड एज ए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा अक्सर किए जाते हैं।
तो हम देखते होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, अपने पेजेस बनाए गए हैं फेसबुक पे, जिसमें कोशिश करी जाती है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। सो ये काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। देन समाज के लिए लक्ष्यों का निर्धारण भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। तो हम अक्सर जब भी कोई चुनाव होता है तो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अपना एक घोषणा पत्र दिया जाता है, अपने कुछ प्रिंसिपल दिए जाते हैं, मैनिफेस्टो जिसको आप कहते हैं। तो इसके आधार पर वो कहते हैं कि उनके लक्ष्य क्या हैं, समाज को वह किस प्रकार से एक आइडियल समाज बनाएंगे। तो किसी भी राजनीतिक दल के पास जाएंगे, जैसे इंडियन कम्युनिस्ट, भारतीय साम्यवादी लोगों के पास जाएंगे, तो वो आपको एक रोड मैप बता देंगे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे और समाज कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से आप बीजेपी के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि ठीक है कि हमारा रोड मैप देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पर राम राज्य होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, मतलब हर पार्टी ऐसा बोलेगी। कांग्रेस के पास जाएंगे, वो बोलेंगे हम सामाजिक न्याय देंगे, सभी जातियों को सामाजिक न्याय मिले, हमारी ये मुख्य, और देश को हम सेकुलर बना के रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी राजनीतिक दल के पास जाएंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो अकाली दल है, किसी भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, किसी भी प्रकार का कोई भी दल है, हर राजनीतिक दल के द्वारा अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वहाँ उसको एक समाज के लक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो हर राजनीतिक दल के पास अपना एक विज़न होता है। जैसे जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इनका भी एक विज़न है। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है कि कोई राजनीतिक दल आपको बोलेगा कि मेरा जो विज़न है सोसाइटी के लिए, मेरा जो समाज के लिए लक्ष्य है वो धार्मिक है। दूसरा बोल सकता है कि मेरा जो समाज के लिए लक्ष्य है वो आर्थिक है, मैं केवल रोटी कपड़ा मकान सड़क की बात करूँगा। तीसरा बोलेगा कि मेरा जो सामाजिक लक्ष्य है, समाज के लिए जो लक्ष्य है वो किसी पर्टिकुलर जाति को सर्व करना है। चौथा बोल सकता है कि मतलब इस तरीके से हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने जो गोल है वो निश्चित करती है और लोगों के सामने रखती है। तो हर राजनीतिक दल के पास एक विज़न होता है। तो ड्यू टू द पॉलिटिकल पार्टीज पीपल गेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारे हमें पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी दृष्टिकोण हमें राजनीतिक दलों के देखने को मिलते हैं। तो किसी राजनीतिक दल के लिए हो सकता है कि किसी समाज को धार्मिक बनाना लक्ष्य हो, किसी राजनीतिक दल का लक्ष्य हो सकता है कि पूरे समाज को आर्थिक रूप से उसका उत्थान करना। तो इस तरीके से हर राजनीतिक दल के अपने अपने लक्ष्य होते हैं जो कि पूरे समाज के लिए वो कहते हैं ठीक रहेंगे, जब वो आएंगे इनको वो लागू करेंगे और लोग उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है नए विचार और नीतियाँ लाना, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़। तो किसी भी समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर समाज में होती है, हर युग में हर समाज में समस्याएं पाई जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर इंसान है वहाँ पर प्रॉब्लम्स है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हमारा माइंड है तो उन प्रॉब्लम्स को ट्रेस कर लेता है, तो हम बोलते हैं कि देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो किसी भी समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और समय बीतने के साथ नई नई समस्याओं का जन्म होता है, और जैसे ही नई समस्याओं का जन्म होता है तो उनका समाधान करने के लिए नए प्रकार के विचार और नए प्रकार की नीतियों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाया जाता है, तो उद्योग लगाने के साथ ही कुछ नए प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। किसी एक ग्रामीण इलाके में कोई यूनिवर्सिटी बन जाती है, उद्योग बन जाता है, सड़कें बन जाती हैं, तो नई समस्याएं आ जाएंगी। लोग बोलेंगे कि अब तो लोगों ने ओपन कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गांव का जो माइंड सेट था वो यही था कि इस तरीके के आपको कपड़े पहनने हैं, इस तरीके का आपको आचरण करना है, इस प्रकार का आपको खाना खाना है। तो फिर वहाँ पे गांव के जो लोग होंगे वो बोलेंगे कि हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। ये नए प्रकार की समस्या है कि लोग इस प्रकार का जीवन अडोप्ट कर रहे हैं। तो किसी भी समाज में जब परिवर्तन होते हैं सो वी गेट मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके समाधान के लिए नए प्रकार की नीतियों की ज़रूरत पड़ती है, नए प्रकार की विचारों की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी समाज में जब कुछ परिवर्तन होता है तो नए प्रकार का दृष्टिकोण का भी जन्म होता है, नए प्रकार की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। ठीक है, नए प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और नए प्रकार की एक सेंस ऑफ मोरालिटी भी डेवलप होती है। एक नए प्रकार की नैतिकता किसी समाज के अंदर जन्म लेती है। उस राजनीतिक दल के द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो। जैसे स्वीडन का एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ पर कल्याणकारी कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है। कल्याणकारी का मतलब है लोगों के वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। जब लोग उस स्थिति में नहीं है, जब उनके पास पैसा नहीं है,
कमाने वाला घर में कोई नहीं है तो सरकार के द्वारा उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से बच्चे, बुजुर्ग, सोशल सिक्योरिटी का मतलब पेंशन। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति कमाने की स्थिति में नहीं है और उसके पास पैसा नहीं है, कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसकी भी गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा उसमें भी सरकार के द्वारा कुछ फिनेंशियली हेल्प करी जाएगी, उसी को कल्याणकारी कार्यक्रम बोलते हैं। तो स्वीडन में राजनीतिक दलों ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार किया है, जैसे कि लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएँ मिलनी चाहिए, लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के साथ फ्रांस के अंदर राजनीतिक दलों के द्वारा कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें काम करना है और जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, CO2 का जो एमिशन हो रहा है, उसको हमें कम करना है। तो राजनीतिक दल क्या है, नए विचार और नई नीतियाँ लाती है। अब सबसे पहले जो पर्यावरण के लिए आंदोलन चले थे वो पश्चिमी यूरोपीय देशों में चले थे, जैसे कि जर्मनी में सबसे पहले चलता है। और जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पर कुछ NGOs आई थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, जिनके द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किए गए थे। इनफैक्ट इन्हीं देशों में सबसे पहले पर्यावरण के नाम पे राजनीतिक पार्टियां भी बन जाती है और इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि पर्यावरण का इशू भी एक ऐसा इशू होना चाहिए और जिसके ऊपर चुनाव लड़े जाने चाहिए। तो ये काम किसके द्वारा किए जाते हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। देन समाज के निर्माण में मदद करना, हेल्पिंग बिल्ड सोसाइटी, समाज के निर्माण में मदद करना। समाज निर्माण में कैसे मदद करी जाती है? समाज निर्माण का मतलब क्या है? समाज निर्माण का मतलब ये है कि जो समाज के अंदर वंचित लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना। तो वो जो व्यक्ति वंचित है वो किसी भी आधार पे हो सकते हैं, तो कोई जाति के आधार पे हो सकता है, अपने रंग के आधार पे हो सकता है, कोई अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे हो सकता है। सो इन कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए भी कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि आप बीजेपी को देखते होंगे, देयर आर मल्टीपल सोशल वेलफेयर स्कीम्स। इसी के साथ कांग्रेस के द्वारा भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती होंगी। और भी आप देश के अंदर जितने भी जो संगठन देखते हैं, कोई बुज़ुर्गों को कान ज़्यादा सुनने वाली मशीनें देगा, ठीक है, कोई किसी को साइकिल दे रहा है, कोई बोल रहा है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा है। तो क्या है, समाज को सशक्त बनाने के लिए, समाज निर्माण का मतलब है समाज को सशक्त बनाना, समाज के ऐसे लोग जो कमज़ोर माने जाते हैं उनकी मदद करना। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंग भेद को समाप्त करने में मदद की और समान अधिकार स्थापित किए। तो दक्षिण अफ्रीका में जो विशेष रूप से रंग के आधार पर भेदभाव होता था और वहाँ पर एक राजनीतिक दल आता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसके द्वारा रंग भेद समाप्त किया गया और कहा गया कि जो रंग के आधार पर गोरे और काले का जो भेद किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाना, सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। भारत के अंदर भी यदि आप राजनीतिक दलों की बात करें तो वो राजनीतिक दल भी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण से जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको बेनिफिट होगा। इसी को बोलते हैं कि समाज निर्माण में भी मदद करते हैं। तो आप किसी भी पार्टी को देखेंगे, अभी जो नीतीश कुमार है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, इनके द्वारा कास्ट सेंसस करवाया गया, एक कास्ट के आधार पर एक सर्वे करवाया गया और ये कोशिश करेगी कि जो OBC की जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाए ताकि जो सामाजिक न्याय का फ़ायदा है वो पूर्ण रूप से उन तक पहुँचे। ये क्यों किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा? ताकि समाज के वंचित लोगों का कल्याण हो। तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा करता है, कांग्रेस को आप देखेंगे कांग्रेस भी ऐसी बात करेगी। तो हर पार्टी चाहे कोई भी है वह समाज के निर्माण में मदद करती है और समाज के निर्माण का मतलब गरीब और वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम किए जाते हैं। देन आता है कठिन समय में लोगों की मदद करना। राजनीतिक दलों के द्वारा ड्यूरिंग द क्राइसिस भी लोगों की मदद करी जाती है। जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा कोई फैल जाती है, महामारी को फैल जाती है, तो नागरिकों की मदद किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा करी जाती है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो हर राजनीतिक दल आगे आता है। बेशक कोई राजनेता वहाँ पे जाएगा, एक बोरी लेके जाएगा चावलों की छोटी सी, और 10 लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए चले होंगे और एक गरीब बेचारा वहाँ पे खड़ा होगा और उसके साथ 10 लोग फ़ोटो ले रहे हैं। तो बेशक वैसी ही चीज़ें चलती है, पर राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि कठिन समय में लोगों की मदद करी जाए। अब मजबूरी उनकी भी है मशहूरी करना, अपनी मजबूरी राजनीतिक दलों की भी है कि अगर वो फ़ोटो नहीं लेंगे तो लोग कैसे पहचानेंगे कि इन्होंने काम किया या नहीं किया है, और जब वो वोट लेने जाएंगे तो फिर कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो इसलिए राजनीतिक दलों के द्वारा, जैसे कोविड-19 के दौरान
अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा लोगों को आर्थिक पैकेज दिया गया। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी पार्टीज़ के द्वारा कोविड-19 के दौरान, कोरोना के दौरान काफ़ी मदद करी गई है। ये थे राजनीतिक दलों के कार्य। आगे एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय, बहुदलीय, इसको बाद में पढ़ेंगे।